हेलो प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल स्कॉलर पैरासाइट की तरफ से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपके रास्ते खोलेगी एसआरसीसी के लिए। तो अगर मैं आपको स्कोर बोलूं किसी भी बच्चे का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिमाग में एक टॉप के कॉलेज में, डीयू के टॉप के कॉलेज में आपके लिए क्या स्कोर होना चाहिए? तो ट्वेल्थ की जर्नी में अगर मैं बोलूँ 99, 99, 99, तो ये भी सच है। और अगर मैं बोलूँ एसआरसीसी में पहुंचने के लिए, तो उस बच्चे का स्कोर है 200, 200, 200, यानी कि तीनों डोमेन में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल है। तो दोस्तों हमारे साथ है काशवी, जो अब आपको बताने वाली हैं कि वो किस तरीके से एसआरसीसी में एंटर किया। काशवी। Hi, I am Kasvi and I am currently in SRCC pursuing BCom honors and my CUET score was 782 out of 800 and अगर डोमेन की बात करूँ तो इट वाज 200 आउट ऑफ 200 इन अकाउंट्स इको एंड बीएसटी। तीनों में 200। तो काशवी, अगर हम आपसे पूछें कि आपने बोर्ड्स की तैयारी जब करी, तो बोर्ड्स में जब मार्क्स आए तो आपके बोर्ड्स में मार्क्स कितने थे, डोमेन की बात करें तो? अगर बोर्ड्स में मेरे अकाउंट्स इको एंड बीएसटी में इट वाज 99 आउट ऑफ 100। तीनों में 99। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर जर्नी की सोचें कि हमें एसआरसीसी तक पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि आपने सोचा होगा कि पहले शुरू करेंगे जब बोर्ड्स हमने स्टार्ट किए, राइट? तो अगर ड्यूरिंग द बोर्ड्स की जर्नी अगर देखें, तो पूरे साल जो आपने बोर्ड्स की तैयारी करी, बच्चा ये सोचता है मैं 11th से शुरू करूँ, 12th से शुरू करूँ, या 12th के साथ अगर मुझे सीयूईटी की तैयारी करनी है, तो उसको किस तरीके से हमें एक डायरेक्शन में जाना चाहिए कि हम टॉप के कॉलेज तक आसानी से पहुंच सकें बिना किसी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाए? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि 11th में हर किसी का बेस बनता है, वो पहली बार अकाउंट्स इको बीएसटी पढ़ता है, तो 11th से आपको बेस तो बनाकर रखना ही चाहिए। बट आप सीयूईटी ओरिएंटेड पढ़ाई तो 12th में ही करते हैं कि थोड़ा सा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो वो तो 12th में ही होती है। बट इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्लास 12th, राइट? बिकॉज इस बार सबने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट बोर्ड्स के मार्क्स भी बहुत मैटर करे थे फॉर ओके। गेटिंग एडमिशन इनटू द टॉप कॉलेजेस। तो आपको 12th के स्टार्टिंग से अपनी फाउंडेशन बना के रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप बोर्ड्स के लिए भी उतनी तैयारी कर रहे हो जितनी आप एंड में सीयूईटी के लिए करोगे। इट शुड गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। यानी बोर्ड्स के मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स की तैयारी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी सीयूईटी के लिए। हाँ। यानी कि हमारा जो सीयूईटी का जो हमारा एसएससी की जर्नी है, उसकी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो एक्चुअली हमारी 12th के बेस से स्टार्ट हो जाती है। जैसा हमने देखा कि सीयूईटी का बच्चा सीए सीएस की तैयारी करता है, तो अगर उसे 12th से ही शुरू करनी है सारी चीज़ें, तो वो कैसे तैयारी करे कि वो लाइफ को साथ में थोड़ा इंजॉय भी कर पाए? अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज़ टू गो टू अ कोचिंग स्कॉलर पैरासाइट। तो वहाँ पर हमारा वीकडेज में बोर्ड्स की प्रॉपर बोर्ड्स की तैयारी होती थी, बट ऑन वीकेंड्स लाइक ओके। सैटरडे और संडे में हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक्स फॉर सीए एंड सीयूईटी ये स्टार्ट हो जाता था। बिकॉज अगर आपको स्टार्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करोगे तो एट द एंड आपको बहुत ईजी होगा। तो इट वॉज लाइक कि सैटरडे संडे को बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती थी अबाउट सीए और सीयूईटी, या फिर कोई मेंटर या कोई सीए आता था तो उनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिलती थी। तो दैट मेक्स इट ईजियर एट द एंड कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके आप फन भी कर सकते हो साथ में, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर फन। सब करते हैं, बट एंड में आपको इतना प्रेशर ना हो और एंड में आप पैनिक ना कर जाओ कि मेरा इतना सिलेबस बचा है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से शुरू करो, थोड़ा ही करो बट स्टार्ट इट। यानी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो सीए में भी थोड़ा प्रेशर रिलीज रहेगा हाँ। कि वीकेंड पे आपने जैसे कोई नया सब्जेक्ट हो गया, लॉ या मैथ्स, उसी क्लास ले ली। और सीयूईटी में भी आपका थोड़ा सा प्रेशर कम रहता हाँ, है, तो मतलब एंड के जो एक महीने हैं शायद वो तुम्हें इसलिए ज़्यादा हेल्प किए कि आपके परसेंटाइल तीनों में ही 200 200 200 रही। बिकॉज लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स की वो एंड में आके उनका इतना सिलेबस बचा होता है कि वो पैनिक कर पैनिक हो देते हैं कि जाते हम हैं। क्या करें क्या नहीं। तो अगर आपका सिलेबस चलता रहेगा साथ साथ तो लास्ट में आपको बस रिवाइज करना होगा और अपने कंसेप्ट को और पक्के करने होंगे। तो थोड़ा स्टार्टिंग से करोगे तो दैट वुड बी बेटर। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और स्टार्ट कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट ला है। के आप सीयूईटी को भी स्कोर कर सकते हैं और सीए में भी और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, गाइड करा कि इंजॉयमेंट भी चलता है, ऐसा नहीं है कि इंजॉय बिल्कुल खत्म हो जाती है बट लाइफ, ऐसा नहीं है। पर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहते हैं तो पूरे साल मैनेज हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं, और जैसे आप गाज़ियाबाद से हो, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, और ऑफलाइन कोचिंग भी प्रेफर करते हैं। तो आपको जो डीयू की जर्नी में, या जैसे आपने कहा वीकेंड में हम सीए की क्लासेस लेते थे, तो कभी ऐसा नहीं आया कि किसी भी चीज़ की, चाहे 11 12th हो चाहे सीए हो, कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में आपने ऑफलाइन कोचिंग जो चूज़ किया हमारे साथ, तो उसका एक मेन रीज़न क्या था?
कोविड के टाइम में हम सब ने ऑनलाइन कोचिंग लिया एंड वी ऑल नो कि हम उसमें कितना ही पढ़ते थे बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स विद अस, तो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती थी. बट आई वुड सजेस्ट ऑफलाइन बिकॉज आपके आसपास एक तो पूरा क्राउड ऐसा होता है कि एवरीबडी स्टडिंग द सेम, तो आपको इतना सपोर्ट मिलता है. अगर आपने कोई टॉपिक मिस करा मान लो, तो आपको पता लगता है कि ओ हमें ये भी करना है, अभी वो भी कर सकते हैं, एंड यू गेट अ सपोर्ट एंड एन एनवायरनमेंट जिसमें आप स्टडी करते हो. और ऑफलाइन में इट्स लाइक कि आपको 1 घंटा आपका बन जाता है कि आपको दिन में वो 1 घंटा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है. तो एज आई सेड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है. बट इन ऑनलाइन तो हम डिले करते रहते हैं कि कल चलो देख लेंगे, रिकॉर्डिंग आ गई बाद सही में बात, देख बाद में लेंगे. देख लेंगे, हाँ, शाम को हाँ, देख लेंगे, हाँ नहीं सही बात और है. वो कभी नहीं आता वो दिन हाँ पे. लीनियंसी हो जाती है कि चलो आज हाँ. कहीं जाना है तो कल देख लेंगे. हम्म. तो अगर हम इसको ही आगे बढ़ाएं तो ऑनलाइन कोचिंग के बजाय ऑफलाइन कोचिंग ने आपको कैसे हेल्प करी कंसिस्टेंसी में, और कैसे वो गोल अचीव कराया जो आपने सोचा होगा कि भाई मुझे ये गोल अपनी लाइफ में अचीव करने हैं, जो आगे भी हम जर्नी कर रहे हैं. तो ऑफलाइन में लाइक व्हेन वी यूज्ड टू गो वी वर प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर मटेरियल एंड प्रॉपर जैसे सीक्वेंस में आपको स्टार्ट करना चाहिए, वरना हम कभी कभार बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं. तो प्रॉपर सीक्वेंस से शुरू करा, देन वी वर प्रोवाइडेड द राइट मटेरियल एंड कभी कोचिंग से ही 1 राइट घंटा. मटेरियल. हाँ एंड सामने ही आप डाउट भी क्लियर कर लेते हो. ठीक है. इफ़ यू वांट कि किसी दिन मतलब 2 आवर्स की भी हो जाती थी कि अभी थोड़ा सिलेबस अगर लैग कर रहा है तो 2 आवर्स की होके वो भी कवर अप हो जाता था. तो ऑफलाइन इज मच बेटर देन ऑनलाइन, वरना आप लीनियंट हो जाते हो. सो हाँ दैट्स मतलब हाँ. ऑफलाइन टेस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है और ऑनलाइन हाँ. हम बच्चे टेस्ट देना दे तो वो हम थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाते हैं डिसिप्लिन अगर आता है. ऑफलाइन आता है. तो ऑनलाइन में देयर इज मतलब नो वन इज वाचिंग यू, सो यस यस. थोड़ा कंसिस्टेंसी वो रह जाती हाँ है. तो थोड़े जब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पेरेंट्स भी थोड़ा कम ध्यान देते हैं. तो ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर आपकी तरफ पूरा फोकस रखता है, तो मेन कारण है कि ऑफलाइन से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर पाते हैं. राइट. ये बिल्कुल सही बात बोली. अच्छा अगर अगले सवाल की बात करें काशवी, तो डेली रूटीन जो बच्चा जानना चाहता है सारे कि सर हम स्कूल जा रहे हैं, सुबह 7 बजे हम जा रहे हैं स्कूल, फिर 11-12 बजे तक, उसके बाद स्कूल के बाहर भी कई बच्चे मस्ती करते हैं थोड़ी देर, और वो जेन्युइन भी है कि लेट चलेंगे घर जाएंगे आराम से. फिर कोचिंग का प्रेशर होता है कि भाई 4 बजे आपकी 12th की कोचिंग शुरू हो गई. तो आपने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम निकालना होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल, अभी हम शुरू में फोकस करते हैं कि भाई आप अक्टूबर तक रेगुलर स्कूल जा रहे हो, तो अक्टूबर तक स्कूल भी जा रहे हो, शाम को आप अकाउंट्स, इको, बीएसटी या इसकी कोचिंग भी ले हो, और वीकेंड पे आपने कुछ CUET और अपना साथ साथ CA की भी करी. तो इतनी सारे शेड्यूल में आप सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालते हो? ये ऐसे सुनने में लगता है कि मैनेज नहीं हो पाता. हाँ. बट अगर आप देखो 12th की स्टार्टिंग में लाइक यू हैव स्कूल टिल 2 और 2:30, राइट. देन यू कम, यू ईट डिनर, देन आप नैप लेते हो एंड 4 बजे यू गो टू कोचिंग. देन उसके बाद आप आए 6 बजे तक भी अगर आए, देन यू इन्जॉय अपना फन करा, एंड रात को मान लो 7 से 9 या 2 घंटे निकाल कर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, एंड देन यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी सब 12 तक जागे होते हैं टू इन्जॉय योर लाइफ. बट जब आपका आ जाता है क्या कहते हैं दिसंबर, जब आप बहुत सीरियस हो जाते हो नवंबर दिसंबर, तो आप स्कूल तो जाते नहीं, तो कभी कभार जाते हो. तो एट दैट टाइम आई वुड सजेस्ट कि तब तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम निकालना चाहिए पढ़ाई के लिए, बिकॉज दैट्स द टाइम कि अगर आपने उन 3-4 महीनों में अच्छे से मेहनत कर ली तो आपके अगले 3-4 साल बहुत बेटर हो सकते हैं. तो उस टाइम आई वुड से कि थोड़ा सैक्रिफाइसेस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में इट्स मैनेजेबल. हाँ क्योंकि उसमें शायद मुझे लगता है प्रेशर भी थोड़ा कम होता है, हाँ. और फ्री माइंड होता है. बहुत अभी तो पूरा साल भर पड़ा है. मेन प्रेशर हाँ. आपका दिसंबर दिसंबर जनवरी से से आना होता शुरू है, करता है, बोर्ड्स एंड का आ जाता है वो. इट्स गुड कि Yes. अगर आप अच्छा टाइम निकाल रहे हो पढ़ने के लिए तो वो करना भी चाहिए. अच्छा आजकल ऐसे भी हम जब कोचिंग जाते हैं तो MWF TTS का कॉन्सेप्ट है. 3 दिन कोचिंग हमारी चलती है, तो 3 दिन अकाउंट्स हो गई, 3 दिन हो गई, 3 दिन BST हो गई, तो साथ में हम उसको इंजॉयमेंट के साथ अपने CUET और CA के साथ मैनेज कर सकते हैं. मतलब आपको इतना टफ नहीं लगा? स्टार्टिंग में तो 1 आवर की कोचिंग होती थी, तो वो तो हो जाता था. उसके अलावा भी घर पे आके बहुत टाइम मिलता था, एंड अगर आपने अपनी थोड़ी सेल्फ स्टडी करी भी है स्टार्टिंग में 1-2 घंटा, उसके अलावा भी बहुत आवर्स निकल जाते थे. सो वो तो मैनेजेबल था, ईजिली मैनेजेबल हो जाता है. तो अब अगले उसकी बात करते हैं, पढ़ाई की हम बात करते हैं काशवी. तो पढ़ाई के टाइम पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना डिसिप्लिन तो हो गया, आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज भी किया, जो आपने अपना शेड्यूल बनाया कि भाई मुझे ये अचीव करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, लीनियंसी नहीं करनी, है ना. फिर अगला स्टेप जो आता है वो आता है कि हमें उस तक पहुंचने के लिए एक कंटेंट चाहिए, यानी एक स्टडी मटेरियल चाहिए. और जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ तो मेरा खुद का मानना ये है कि अपार्ट फ्रॉम कि यू आर गो थ्रू 5 स्टडी मटेरियल एंड 5 टीचर, तो मेरा मानना ये है कि एक टीचर के साथ उसके स्टडी मटेरियल के साथ जुड़े रहें
और उसकी गाइडेंस के साथ रहें तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है एज अ टीचर। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, अकाउंट्स को बीएसटी पढ़ा या फाउंडेशन के लिए साथ साथ लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो जिससे भी आप पढ़ रहे हो तो आप क्या प्रेफर करते हो कि 2-3 बुक्स ले लें और फिर देख लें क्या हो रहा है, या मॉड्यूल भी ले लें? मतलब किस तरीके से आप स्टडी मटेरियल और कैसे कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपको हेल्प किया अपार्ट फ्रॉम अदर देन यूट्यूब लेक्चर्स या और स्टडी मटेरियल जो इधर हम अपने ग्रुप में भेज देते हैं ना स्टूडेंट लोग, ये भाई ये पीडीएफ आई है उन सर की, ये ले पीडीएफ आई है एमसीक्यू की, तो आपको क्या बेटर लगता है? वन थिंग इज कि पहले तो आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल पे नहीं जाना चाहिए कि 4 बुक्स ले ली, 5 बुक्स ले ली, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। यू शुड स्टिक टू वन मटेरियल प्लस योर एनसीईआरटी, एंड दैट वन मटेरियल दैट आई गॉट वाज फ्रॉम माय कोचिंग ओनली, स्कॉलर पैरासाइट, and Atul sir, he was my teacher in accounts and eco. And one thing I can say for sure is that you can trust him for all the material, for all the teaching and guidance apart from the studies as well that he gives to us. So मटीरियल तो मेरा वहीं से होता था। बाकी आई हैड वन बुक एनसीईआरटी दैट वी ऑल फॉलो, प्लस ही ऑल्सो यूज टू गिव अस सम मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स, एंड वो अपने खुद के बल्कि क्वेश्चंस बनाते थे दैट यूज टू कम लाइक एज इट इज़, कि फिगर्स बदल गई, बट आई वॉज लाइक कि मैंने कल ही ये करा था एंड वो मेरे पेपर में आ गया। तो ये तो बहुत बार हुआ है। सो दैट वॉज वन मटीरियल दैट आई ट्रस्टेड द मोस्ट। तो मतलब ये कि हाँ, ये अतुल सर के बारे में तो बहुत फेमस है कि वो क्वेश्चन टिक करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। तो कई लोगों का लक्की चार्म होता है ना ऐसे कि वो क्वेश्चन बोर्ड्स में या सीए में आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के आए भी हैं कि बोर्ड्स में वो क्वेश्चन या सीए में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी कि कोचिंग में जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है, और एनसीईआरटी के साथ हम उसको कंबाइन करें तो वो काम हो जाएगा। और जो सर हैं वो आपको अपने पर्सनल कुछ क्वेश्चन खुद ही क्लास में ड्राफ्ट कर देते हैं, राइट। जिससे हमें हेल्प हो जाती है। और इसी के दौरान जब हम जर्नी कर रहे होते हैं अपनी एसआरसीसी की या सीए की, तो उस जर्नी में कई बार हमने देखा बच्चा ना पैनिक हो जाता है, और कभी कभार सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे भाई शुरू में जोश हुआ आपके साथ, 2-4 दोस्त जुड़े कि यार हम एसआरसीसी का भी ख्वाब रखते हैं, हम साथ में थोड़ा सीए का भी ख्वाब रखते हैं, और बोर्ड्स हम करते ही करते हैं। तो कई बार एंड के टाइम पे आते आते जैसे हम भी ऑब्जर्व करते हैं, तो एक तो बच्चा कभी कभार सेल्फ डाउट करता है कि शायद मैं अच्छे कॉलेज में ना जा पाऊँ और छोटे कॉलेज में जाने का मेरा मन नहीं है, या फिर मैं सेकंड डाउट में आता हूँ कि यार अब मेरे को अगर सीयूटी नहीं निकल रहा तो सीए तो बहुत टफ हो जाएगा, तो मैं निकालूंगा। और वो बच्चा सेल्फ डाउट में इतना ड्रेन हो जाता है कि उसे अपने बोर्ड्स की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा शक होने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि उसको कैसे ओवरकम किया जाए और सेल्फ डाउट को से कैसे निकला जाए? हर एक बच्चे को सेल्फ डाउट आता है, आप तुम्हें भी आया 11th-12th होगा? के टाइम भी। श्योर, बिल्कुल आया था। एंड जो भी अभी मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, आई थिंक हर किसी को एक टाइम पे लगता था कि हमें तो नहीं मिलेगा ये कॉलेज, क्योंकि आपके कभी कभार हाफ ईयरली में ऐसे नंबर आ जाते हैं कि आपको देख के लगता है मेरे यहीं नहीं आ रहे तो मेरे सीयूटी में क्या आएंगे। या फिर प्री बोर्ड्स कभी कभार इतने टफ बना देता था स्कूल कि आपका कहीं रह गया तो आपको लगता था कि प्री एसआरसीसी तो बोर्ड में तो कैसे ही वैसे भी होगा। नंबर बहुत कम ही हाँ, देते हैं ना, फेल ही करते हैं बच्चों को कि वही। मतलब हाँ, वो तो पता प्री बोर्ड का तो मुझे पता है ऐसा होता है। तो आपको कैसे, आपने कैसे सेल्फ डाउट को अपने ओवरकम किया? कुछ नहीं था, बस लाइक वही कंसिस्टेंटली पढ़ना, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करो, एंड इतना मत सोचो कि क्या होगा। सीयूईटी में आई वुड स्टिल से थोड़ा ईजियर होता है एंड कर लेते हैं, आप कर लोगे अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर रखे हैं, प्लस आपका रिविजन है और आपने मॉक्स करे हैं, तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड एज यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि आप नहीं कर पाओगे। जो बच्चा अभी टॉप कॉलेजेस में है उन सबको सेल्फ डाउट था कि वो उस कॉलेज में नहीं होंगे, बट वो हैं तो सभी कर सकते हैं। हाँ, उन सबको ही डाउट होता है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, सीयूटी का आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट जो आता है उसमें टाइम होता है। उस टाइम के दौरान एक तो मेरे को ये जानना है उस टाइम के दौरान क्या करा जाता है, मतलब तुमने क्या किया और क्या करना चाहिए? दूसरा, जब रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट आने के बाद ये कैसे पता लगा कि मेरा इस कॉलेज में हो जाएगा या मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे हो जाएगा? तो रिज़ल्ट आने के बाद तक और उसके बाद के कॉलेज के सिलेक्शन के प्रोसेस तक क्या एक माइंडसेट रहता है? और आपने एसआरसीसी को चूज़ किया तो किस माइंडसेट से किया और किस तरीके से उस जर्नी को उन 2 शायद 1.5-2 महीने लगता है रिज़ल्ट आने में? हाँ, उससे ज़्यादा ही। उससे ज़्यादा ही लग जाता है। तो उस दौरान क्या किया और रिज़ल्ट आया तो तब एक्साइटमेंट के साथ, है ना, मतलब केक वेक काटा घर में, तूफान मच गया, तो उस एक्साइटमेंट को कैसे होल्ड किया कि मैं एसआरसीसी में मेरा हो जाएगा? वो एक बहुत ही क्रूशियल सवाल रहता है, क्या करें उस जर्नी को? हाँ, रिजल्ट के पास जब आप अप्रोच करते हो तो यू आर वेरी नर्वस कि होगा या नहीं होगा, बट अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन यू हैव गिवन द पेपर
देन यू शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स. लाइक मैं तो सीए कर रही थी, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर सीए. ठीक है। बट लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे सेड कि उन्होंने 2 महीने पूरे वेस्ट करे. इट्स गुड कि मतलब चिल करा, इतनी मेहनत करी, तो उसके बाद कुछ टाइम चिल करा. बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो यू गेट टू नो कि बहुत सारी स्किल्स या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लोग करके भी आए हुए होते हैं, एंड यू हैव टू बिगिन इट फ्रॉम दैट. तो मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ और स्किल्स पर उन 2 महीनों में काम कर लेती तो मेरा अब कॉलेज में वो टाइम बच जाता. जैसे लोग एक्सेल या अलग अलग जो चीज़ें पहले सीख के आए हुए होते सीख हैं। के आए होते हैं, तो आप उन 2 महीने में कोई एक अच्छी स्किल अच्छे से सीख सकते हो, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हैविंग चिल एंड फन. तो हाँ, स्किल्स में मतलब और बच्चे क्या उसको प्रेफर करते हैं? एक्सेल सीख लिया। एक्सेल सीख लिया, एंड देन बहुत बेसिक कोडिंग सीख ली, ओके। एंड हाँ। कम्युनिकेशन पे, सॉफ्ट स्किल्स पे काम सॉफ्ट करना, स्किल्स। थोड़ा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है वो सीखना कि लोग कैसे करते हैं, तो बहुत हेल्प करता है आगे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ या सोसाइटीज़ में जाने के लिए. तो वो मांगते भी हैं एक्चुअली, कोई क्रिएटिव स्किल पे कर दिया, कोई टेक्निकल कैनवा वगैरह. तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कॉलेज की वाइब को मैच करने के लिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूट का पेपर देने के बाद या तो आप सीए के लिए बहुत फोकस्ड है, तो फिर तो सीए की तैयारी करनी है जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हैं. और अगर सीए के साथ साथ आपको लगता है टॉप कॉलेज भी हमें जाना है, तो अपार्ट फ्रॉम सीए कोचिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि काशी ने बताया, कोई भी स्किल्स आपको इन 2 महीने में डेवलप करनी है. एक्सेल सीखें, कैनवा सीखें, यानी कि कोडिंग सीखें, डिज़ाइनिंग सीखें. और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कि कॉलेज की वाइब को मैच करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कि वहाँ पहले से ही लोग इतने हाई फाई स्किल्स के साथ आए हुए हैं, हाई फाई कम्युनिकेशन के साथ आए हुए हैं कि वो पूरा का SRCC तक पहुँच भी गए. और स्किल्स भी खुद को लगता है, जैसे काशी ने बोला, खुद को लगता है कि यार वो हमसे पहले से ज़्यादा सीख के आए हुए हैं. तो आपको पहले से तैयार रखना है कि आप यहाँ हैं तो आप सोचिए कि आपको इस लेवल तक पहुँचना है. तो इस लेवल की तैयारी उन 2 महीने में करनी है जब आपको पता है कि आपका रिजल्ट आएगा और आप वहाँ तक पहुँचेंगे. तो काशी जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपने देख लिया 200, भाई एक देख लिया 99 99 99, तो सेकंड टर्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो वहाँ भी 99 99 99 तक की कोशिश कर लेंगे. लेकिन जब वो रिजल्ट पॉपअप हुआ होगा 200 200 200, तो वो तो फीलिंग क्या रही होगी, और फिर दिमाग में क्या सोचा होगा कि SRCC में कैसे फॉर्म भर दें, या अगले दिन से ही कॉलेज की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया. तो वो जर्नी को, उस गेट के अंदर तक जाने की वो जो जर्नी है, रिजल्ट एंड टू एंटर इन द गेट ऑफ SRCC, उस पीरियड का मुझे थोड़ा सा बताओ कि तुमने क्या किया. जिस दिन रिजल्ट आया था तो ऑफ कोर्स था कि हो सकता है थोड़े से नंबर रह जाए एंड कोई और कॉलेज हो जाए. बट आई वॉज इन माई फैमिली, आई सॉ द रिजल्ट एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी. फिर ऐसी फ्रेंड्स के कॉल आए कि किस में तेरा हुआ. कितना आया? अरे हाँ, ये तो होता ही है. अरे एंड यार, मेरा फिर इतना नहीं आया, तूने तो कमाल कर दिया. फिर वही हाँ. कि पार्टी दो, हाँ, बस पार्टी तो यही सही होता बात है, आज ही चाहिए. है. हाँ. देन वी कट केक. हाँ. फिर उसके बाद वही, फिर तो मेल्स आने लगे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस करो, अच्छा, आगे ओके. करो. तो जितनी देर में चीज़ें सोक इन होती हैं, आप उस हाँ. वेरिफिकेशन प्रोसेस और उस टेक्निकल काम में हो जाते हो. देन जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 13 डेज बाद ही हमारा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था. ओके. तो बस इतना ही शॉर्ट हाँ, पीरियड मिलता है, तो उसमें आपको सारा प्रोसेस करना है. उसमें आपको सारा प्रोसेस हो फीस जाता वगैरह है. भी उसमें जमा करनी है, सब कुछ में वो जमा तो 1 करना है. वीक के अंदर हो जाता है. हाँ. वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, देन फीस का आता है जब वेरीफाई हो जाते हैं. तो सीधा कॉलेज में जाके ना. हाँ, फिर तो वही कॉलेज की तैयारियां होती है, अगर तो जब कॉलेज में दिन गए निकल होंगे तो जाते ऐसे हैं. नहीं देखा होगा, अच्छा यही है वो जिसके लिए मतलब लोग पागल हुए जा रहे हैं. तो वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो पागल वाली आती है, अरे यही वो कॉलेज है. मतलब एम्बियंस देख के और क्लासरूम्स देख के, मुझे लगता है सारी AC क्लासरूम्स हैं. हाँ. तो उसको देख के मतलब वो एक्साइटमेंट, पहले पहले गेट की एक्साइटमेंट कैसी रही थी, और आपको कैसा लगा होगा कि सपना तो नहीं देख रही कोई, एक बार ऐसे कर दे यार. ऐसा फीलिंग आता है. फोटोज में देखो और रियल लाइफ में हाँ. देखो कॉलेज, तो बहुत अलग फीलिंग आती है. सबको अपना फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज याद होता है, व्हेन यू हैव हाँ. फर्स्ट सीन इट. आपको कोई रास्ते नहीं पता, आप हाँ, पूछो किधर. फर्स्ट टाइम हर चीज़ देख रहे हो, सब लोगों को देख रहे हो कि सब उतने ही एक्साइटेड हैं, पहली बार अपना मतलब ड्रीम कॉलेज में आए हाँ. हैं. तो वो फीलिंग तो अलग ही होती है. हाँ, बट मतलब हाँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर हाँ चेहरे से दिख रहा है तुम्हारे क्या, वो मजा अलग ही होता है. मतलब याद करके भी उसको मजा आता है ना. फिर उसको जीना एक अलग बात है. चलो उसको कैसे जिया तुमने वो हम बाद में बात करेंगे. तो फाइनली हमें ये पता लग गया दोस्तों कि 11th से नहीं सही तो 12th से आपको तो तैयारी शुरू कर देनी है. जैसे काशी ने बोला, हमें आपको सीए की तैयारी करनी है तो वीकेंड में हो सकती है, सीयूट की भी वीकेंड में साथ साथ चल सकती है तैयारी, क्योंकि 3 दिन आप पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी, इको भी, BST भी. तो डोमेन की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हम 2 डोमेन का, जैसे काशी ने लिया अकाउंट, इको, BST, और तीनों में ही बोर्ड में भी 99 और 200 200 200. तो डोमेन के सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे उसने बोला SRCC की जर्नी के लिए. और
फिर आप डिसिप्लिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेन करना है कि डिसिप्लिन अगर तोड़ दिया तो बहुत बेकार है। उन 2 महीने में जैसे उसने बोला वो सॉफ्ट स्किल सीखनी है। और आखिरी सवाल काशी का, अगर आप बच्चों को बताएं अपनी तरफ से अगर जैसे हम बच्चे जो देख रहे होंगे वो आपसे जूनियर होंगे ना, तो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आपका ये पॉडकास्ट देख के, आपकी इतनी बातें, मोटिवेशनल बातें देख के अगर कोई एसआरसीसी में पहुंचे और आपको बोले कि हाँ दीदी मैम आपको मैंने उस पॉडकास्ट में देखा तो मैं आपसे इंस्पायर हुआ, तो फाइनली कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आप बच्चों को दो कि जो एक हम कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा शहर नहीं है हमारा गाजियाबाद, है ना, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे टीचर्स, कुछ ऐसी कोचिंग्स आपको मिल सकती हैं जो मतलब बहुत बड़ी कोचिंग से हम compete करें, या उनसे भी आप उसी जगह पे पहुँच सकते हैं जहाँ बच्चा सोचता है कि वहीं से हम जाएंगे। तो एक इंस्पिरेशन आपकी क्या रही कि गाजियाबाद में ही आपने कोचिंग ली, घर वालों ने कहा कि नहीं यहीं पे भी एक अच्छे टीचर मिल सकते हैं, वो टीचर कौन है आपके टीचर जिनसे पढ़ के, जिनसे इंस्पायर होकर आप 200 मार्क्स लेके आए? और एक ऐसी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए बच्चे को कि किस पे वो फोकस करे, कि कोचिंग्स में भाग रहा है, मटेरियल्स के लिए भाग रहा है, या अपने पे ज़्यादा फोकस करना है? एक फाइनल बच्चों को आप एज अ सीनियर, जो जूनियर आपके एसआरसीसी में आने वाले हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? व्हाट आई वुड से कि बहुत जगह जाने से बेटर है कि आप एक कोचिंग पर जाओ। लाइक आई वाज इन गाजियाबाद, तो one coaching that I can trust blindly is Scholar Parasite and my teachers like Atul sir and Ankur sir. So Atul sir मेरे को अकाउंट्स एंड इको पढ़ाते थे एंड अंकुर सर ऑफ कोर्स बीएसटी पढ़ाते थे। तो वन थिंग इज़ कि कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई के अलावा वी यूज टू हैव सम एक्टिविटीज़ लाइक रेगुलरली होती रहती थी आफ्टर एवरी 1 मंथ, कि कुछ चेस बैडमिंटन हो गया, एंड यू हैव अ बॉन्डिंग इन कोचिंग कि आपको आने का भी मन करेगा। एंड देन वी यूज टू गो टू सम विजिट्स कि हम कोई फर्म से चले गए टू मीट सम सीए और अ बिग Yes. पर्सनैलिटी जो अपनी डेली लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो एक्चुअली क्या काम करते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, दैट इंस्पायर्स यू। Yes. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग बट अ लॉट बियॉन्ड दैट एज वेल। तो आई वुड से कि काम डाउन, स्टिक टू अ गुड कोचिंग एंड just focus, have consistency from the beginning along with having fun, and you are good to go. ओके, थैंक यू काशी। तो ये देखा आपने दोस्तों, काशी ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस और अपनी एक्सपीरियंस आपके सामने बिल्कुल रख दिया कि कैसे वो एसआरसीसी के दरवाजे के अंदर जा पाई, जिनका सपना बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता था और आगे भी स्टूडेंट्स का अभी भी है और आगे भी वो स्टूडेंट्स का सपना ही रहेगा कि हमें ऐसे कॉलेज मिले, ड्रीम कॉलेज मिले जिसमें हम जा सकें। तो उसको जो ड्रीम कॉलेज मिला है वो तो टॉप कॉलेज हो गया, बहुत सारे और भी कॉलेज होते हैं जिनका हम सपना देखते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसा उसने बोला कि आपको 12th से ही शुरू कर देनी है डोमेन की क्लासेस, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल वाइज आएंगे और पूरे तीनों डोमेन के आएंगे। 2 महीने आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरने हैं, 13 दिन में कॉलेज शुरू हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले जो हमारे स्टूडेंट होने वाले हैं वो भी एसआरसीसी के होने वाले हैं और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आखिरी वर्ड जो काशवी के लिए भी है और आप सभी के लिए, कि एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मोटिवेशन का है, कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीं, आगे सारा आसमान बाकी है। थैंक यू दोस्तों।